दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक जान पहचान जो है हिस्सा अव्वल, उसकी पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। बीपीएससी टीआर 4 और अभी स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी उर्दू सब्जेक्ट में बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस कहीं से भी पुटअप कर लिए जाते हैं, तो आप सब ये वीडियोस देख सकते हैं। बीपीएससी टीआर 4 और स्टेट वाले ये वीडियो ज़रूर देखें। और जान पहचान जो बुक है हिस्सा अव्वल, स्टेट के सिलेबस में 6 क्लास से जो चैप्टर्स हैं वो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर जो है अपलोड वीडियो की जा चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। अलिफ और मद किसको कहते हैं? तो अलिफ ये हर्फ है और मद ये है। और मद की ये खासियत है कि ये मद जो है ये अलिफ के ऊपर आता है, अलिफ के ऊपर ही होता है हमेशा, ये अलग से कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। और आ की आवाज़ होती है, जब अलिफ में मद लगा देते हैं तो आ की आवाज़ निकलती है, ठीक है। समर के माने क्या होते हैं? समर अरबी का लफ्ज़ है और इसके माने फल के होते हैं। अब है याय मारूफ, यहाँ पर है याय मारूफ, या मजहूल और याय माक़ब्ल मफ्तू किसे कहते हैं? तो ई जो है ये याय मारूफ है, ए जो है ये याय मजहूल है और ए याय माक़ब मफ्तू है। ए, ठीक है, यानी कि अलिफ के ऊपर फतह होगा तो ये जो है याय माक़ब्ल मफ्तू होगा। उसके बाद है नीम मुसव्वता, यानी कि सेमी वॉवल किसे कहते हैं? तो ये को जो है ये नीम मुसव्वता कहते हैं, सेमी वॉवल। मसलन यक्का, या, हाँ, यक्का में या जो है और यो में या की आवाज़ जो है ये नीम मुसव्वता है, नीम मुसव्वता, ठीक है। वाव की कितनी मुसव्वती आवाज़ें होती हैं? तो वाव को कितने तरीके से आप जो है उसका प्रोनाउंस किया जा सकता है? तो 3 है, ओ, ऊ और औ। यानी कि अलिफ पे, वाव से पहले अगर अलिफ है उस पर जज्म है, ठीक है, एक तो वो वाव और उससे पहले अलिफ और उस पर पेश है यानी कि ऊ, और वाव से पहले जो अलिफ है उसके ऊपर फतह है यानी ज़बर है, तो औ। उसके बाद है वाव को नीम मुसव्वते के तौर पर भी बताया गया, मसलन वादी। क्या हर्फ जो रे है लफ्ज़ के शुरू में आता है? तो हर्फ रे जो है हमेशा लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आता है। रा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। जैसे देखिए आप यहाँ पर सड़क, पेड़ और कूड़ा वगैरह, यहाँ पर रा जो है वो बीच में है, यहाँ पर आखिर में है और यहाँ पर भी बीच में है। उसके बाद है ज़ाला। ज़ाला के माना क्या होते हैं? तो ज़ाला का मतलब होता है ओला। कहते हैं कि ज़ाला बारी हो रही है, यानी कि ओले गिर रहे हैं, जो ओले बर्फ़ के जो गोले होते हैं वो। ज़बर, ज़ेर और पेश की अलामत क्या है? तो ज़बर ऊपर रहता है और इसको फतह भी कहते हैं, और ज़ेर नीचे रहता है और इसको ज़ेर कहते हैं, और पेश जो ऊपर रहता है और इसको पेश कहते हैं। उसके बाद है उसको ज़म्मा, पेश को ज़म्मा भी कहते हैं और ज़ेर जो है इसको कसरा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है उर्दू में हा की कितनी आवाज़ें हैं? ये क्वेश्चन है। तो हा की 2 आवाज़ें हैं। एक हा जो है बतौर मुसम्मता यानी कॉन्सोनेंट, जैसे हार और हिरन। दूसरा हे है बतौर खफीफ मुसव्वता यानी शॉर्ट वॉवल, मसलन यानी जैसे वाह, राह और गवाह वगैरह। और ये जो हा है, एक हाय मलफूजी होता है जो कि हा लिखा जाता है, दूसरा है हाय मुख्तफ़ी जिसकी आवाज़ जो है वो हम बोलते तो हैं लेकिन उसकी आवाज़ पूरी प्रॉपर नहीं निकलती है। उसके बाद है तनवीन किसे कहते हैं? तो तनवीन किसे कहते हैं? तो कुछ अल्फाज में जिनको बोलते वक्त नून की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन लिखते वक्त नून का इस्तेमाल नहीं होता। नून की आवाज़ के लिए 2 ज़बर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे फ़ौरन, गालिबन, तकरीबन वगैरह, ऐसे 2 ज़बर को तनवीन कहते हैं। यानी यहाँ पर नून नज़र नहीं आ रहा लेकिन फ़ौरन में नून की आवाज़ है, गालिबन में नून की आवाज़ है, तकरीबन में भी नून की आवाज़ है। अब देखिए ये तनवीन कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले है कि तनवीन आखिरी हर्फ पर लगाई जाती है,
यानी कि जो भी लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ होता है उस पे लगाई जाती है। ऐसे अल्फाज जो हाय मुख्तफ़ी यानी कि हा पर ख़त्म होते हैं, जैसे आपका होगा इरादा। इरादा में हा जो है वो हाय मुख्तफ़ी है, यानी कि इरादा, इरादा। तो हा जो है लग नहीं रहा कि इरादा आप ऐसे बोल रहे हैं, बल्कि ऐसे लग रहा है इरादा, है ना। दाल के आगे जो है वो अलिफ है, लेकिन अलिफ नहीं रहता है बल्कि हा रहता है, यानी कि हा की प्रॉपर आवाज़ नहीं निकलती, उस हा को हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो हाय मुख्तफ़ी पर ख़त्म होते हैं उनमें हा को ता से बदल कर अलिफ जोड़ देते हैं। जो हा है उसको ता से बदल कर अलिफ जोड़ देते हैं और दो ज़बर लगा देते हैं, जैसे इरादा। इरादा से जो ये हा है, हा को ता में बदल दिया और अलिफ जोड़कर दो ज़बर लगा दिया। इरादा से इरादतन, इशारा से इशारतन। ठीक है। उसके बाद अब है तनवीन की पहचान। तनवीन किसे कहते हैं? तो दो ज़बर यानी ऊपर दो ज़बर रहता है, दो ज़ेर नीचे दो ज़ेर, दो पेश यानी ऊपर दो पेश रहता है, उसको तनवीन कहते हैं। हुरूफ़ तहजी की तादाद कितनी है? ये क्वेश्चन जो है ये नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आरपीएससी जो भी उर्दू का एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में जो है मोस्टली पूछ ही लिया जाता है। हुरूफ़ तहजी की तादाद कितनी है? तो 36 है, 36 है। हकारी आवाज़ें कौन सी हैं? तो हकारी आवाज़ें भा, फा, खा, धा, था, यानी कि जो भी दो चश्मी है में जो लफ्ज़ खा, जो भी हर्फ मिल जाता है उससे हकारी आवाज़ें बनती हैं। अब आगे हमारा वतन। हमारा वतन नज़्म की शायर की लिखी हुई है, तो ब्रिज नारायण चकबस्त जो शायर है उनकी लिखी हुई है। कहीं कहीं सिर्फ चकबस्त इनका नाम भी लिख कर आ जाता है क्वेश्चन में। आगे वतन को आंखों का तारा क्यों कहा गया है? ये जो है ये नज़्म से सवाल है, क्योंकि उसी से है इस ज़िंदगी की बहार, यानी कि ज़िंदगी की बहार इसी से यानी वतन से है। आगे है इस नज़्म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है? इस नज़्म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है? तो आंसर है दरख्तों की तैयारियाँ, यानी जो क्यारियाँ होती है वही, फल फूल और पौधे, फुलवारियाँ, यहाँ पे पौधे हैं, दरख्तों का झूमना, पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, सावन में काली घटा की बहार और बरसात की हल्की हल्की फुहार जो है, बागों में कोयल का कूकना, जंगल में मोर का जो है वो नाचना, और गंगा जमुना की लहरें वगैरह जो है, इसके अंदर नज़्म के अंदर इनका जिक्र किया गया, इनकी खूबियों के बताया गया है कि क्या क्या है हमारे वतन में। अगला सवाल है इस नज़्म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है? तो गंगा और जमुना जो नदी है उसका जिक्र है। ज़िंदगी की बहार किस चीज़ से है? तो हमारा वतन यानी कि वतन से है। अगला क्वेश्चन है कि वाहिद किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ की तादाद एक हो तो उसको वाहिद कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। और जमा किसे कहते हैं? तो जमा यानी कि दो या दो से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा हो उसको दो या दो से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं, यानी कि जमा। जमा का मतलब ही होता है इकट्ठा हो जाना। मसलन लड़का से लड़के, लड़की से लड़कियां हो गया, कुर्सी से कुर्सियां हो, किताबें, किताब से किताबें वगैरह। अब हवा ने पतंग को क्यों हिलाया था? ये कहानी है, उससे क्वेश्चन है। तो दुनिया की सैर करने के लिए हवा ने पतंग को क्यों हिलाया था? बुलाया नहीं, हिलाया था। तो दुनिया की सैर करने के लिए। अब ये पतंग की सांस क्यों फूलने लगी थी? तो है हवा के तेज़ चलने की वजह से, यानी कि जब हवा ने क्या किया, पतंग को तेज़ी से लेकर भागने लगी थी, तो हवा की जो है तेज़ चलने की वजह से पतंग की सांस फूलने लगी थी। अब कहकहा लगाने के बाद हवा ने क्या किया? तो हवा ने अपनी चाल और भी तेज़ कर दी। कहकहा लगाया हवा ने, जब पतंग ने उससे कहा कि धीरे चलो, तो हवा ने क्या किया, और भी ज़्यादा अपनी चाल को तेज़ कर दी और कहकहा लगाया पहले उसने। पतंग नाले में कैसे गिरी? तो बूंदों ने पतंग को नीचे जो है वो ढकेल दिया था। उसके बाद नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा? तो पतंग ने कहा जब वो नाले में गिर गई कि मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रामर के कुछ सवाल हैं इसी चैप्टर से, कि इस्म किसे कहते हैं? तो जिन लफ्ज़ों से किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इल्म हो रहा हो, ऐसे लफ्ज़ों को इस्म कहते हैं। इस्म यानी कि नाम। ठीक है। उसके बाद मसलन यहाँ पे एग्जाम्पल है, रशीद ये नाम हो गया, पतंग चीज़ है, हवा चीज़ है, दुनिया यानी कि दुनिया, दरख्त, पेड़ वगैरह।
अब है अगला जो आपकी नज़्म है दरख्तों से मोहब्बत। ये नज़्म है किस शायर की नज़्म है? तो ये मिदहतुल अख्तर शायर की नज़्म है। परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं? तो दरख्तों पर परिंदे बसेरा करते हैं। उसके बाद है दरख्तों से मुसाफिरों को क्या फ़ायदा है? यानी जो दरख्त हैं वो मुसाफिरों को क्या फ़ायदा पहुँचाते हैं? तो ठंडी छाँव में आराम करते हैं, यानी कि मुसाफिर जो है थक हार कर आते हैं तो वो ठंडी छाँव में आराम करते हैं। बुज़ुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है? दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। बुज़ुर्गों ने ये कहा है दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। उसके बाद है दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका पेड़ लगाना, दरख्त लगाना, यानी कि पेड़ लगाना यानी दरख्त लगाना, उनकी देखभाल करना। उसके बाद है यानी कि पेड़ों को ज़्यादा नहीं काटना वगैरह। लफ्ज़ सदा और स्वाद से जो सदा है इसमें क्या फ़र्क है? दोनों का तलफ़ुज़ सेम है, आवाज़ सेम निकल रही है, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। जैसे तलफ़ुज़ एक जैसा है लेकिन माना अलग है। सदा लफ्ज़ जो है, सदा जो सीन से सदा है लफ्ज़, इसका मतलब है हमेशा। और स्वाद से जो लफ्ज़ है सदा, इसका मतलब है आवाज़, यानी किसी को सदा लगाना, आवाज़ लगाना। उसके बाद है तंदुरुस्ती और ग़िज़ा क्या है? ठीक है, तंदुरुस्ती और ग़िज़ा क्या है? तो ये मज़मून है। इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल और अंडा वग़ैरह। उस अंडा, दूध, घी, मछली और गोश्त वग़ैरह। अब है हरी सब्ज़ियाँ हमारे लिए क्यों मुफ़ीद है? तो हरी सब्ज़ियाँ जो हैं बदन में हरारत बढ़ाने के लिए, हरारत से खाना हज़म हो जाता है। और हरारत क्यों ज़रूरी है? हरारत से खाना हज़म हो जाता है। इसके बाद ये दूध को उम्दा ग़िज़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है? अगला सवाल है। तो इसका जवाब है हाज़मा ख़राब हो जाता है। हाज़मा बिगड़ने से आदमी सुस्त रहता है और बीमारी भी हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे लिए साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है? तो आंसर है अच्छी सेहत के लिए साफ़ हवा ज़रूरी है। सुबह और शाम खुली हवा में टहलने से ज़हन को ताज़गी मिलती है। अगला है मुज़क्कर किसे कहते हैं? ठीक है, मुज़क्कर किसे कहते हैं? तो मुज़क्कर वो लफ्ज़ या इसम जिससे नर होने का इल्म हो, यानी कि मेल, है ना। ठीक, मसलन इंसान, गेहूँ, फल, अंडा, दूध, आदमी, यानी कि नर जो है और मादा। मादा आपको पता है फीमेल को बोलते हैं, नर बोलते हैं मेल को। तो ऐसे अल्फाज लफ्ज़ों में भी ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। तो मुज़क्कर लफ्ज़ वो हैं जिनसे नर होने का इल्म हो, जैसे इंसान, यानी इनको जो है ये मुज़क्कर ही माना जाता है। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि इंसान जाती है, हम कहते हैं जाता है ना। गेहूँ, गेहूँ फलता है ना, हम नहीं बोलते गेहूँ फलती है। उसके बाद है फल, अंडा, दूध वगैरह। अब है मुअन्नस किसे कहते हैं? तो ऐसे अल्फाज जिनसे मादा होने का इल्म हो, जैसे सब्ज़ी, ठीक है, मछली, हड्डी, ग़िज़ा, हरारत, सेहत वगैरह। अब है कोयल की हेयत क्या है? कोयल यानी कोयल जो है ये एक नज़्म है, नज़्म का नाम है कोयल। कोयल को वन में शोर मचाने वाली क्यों कहा गया है? तो आंसर इसका बाग में कूकू की रट लगाती है और इसकी कूक निराली है। ठीक है, इसलिए कोयल को वन में शोर मचाने वाली कहा है। बाग का मालिक क्यों खुश होता है? कोयल की कूक को सुनकर बाग का मालिक खुश होता है। आगे है कोयल को किस चीज़ से रग़बत है? ठीक है, तो आमों से उसको रग़बत है। कोयल की कूक को निराली क्यों कहा गया है? आंसर है कूकू की रट एक अजब लुत्फ़ देती है और दिल तड़पाती है। उसके बाद है ज़मीर किसे कहते हैं? तो नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जैसे मैं, तुम, मुझे और तुम्हारा वगैरह को ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की और भी बहुत सारी किस्में हैं, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन कह सकते हैं, ज़मीर एज़ अ प्रोनाउन जो है ये इंग्लिश में यूज़ होता है। अब है नया घर। नया घर क्या है? तो नया घर जो है ये कहानी है। हिरन ने बकरे से क्या कहा? तो हिरन ने बकरे से कहा था आओ एक घर बनाएं। उसके बाद है हिरन और बकरे ने घर के लिए कैसी जगह को पसंद किया था? तो हिरन मतलब एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की, ये जगह बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद है घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली थी?
तो अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा। खरगोश ने कहा था कि मुझे भी घर बनाने में मतलब मैं भी काम करूंगा। तो उससे पूछा गया तुम क्या काम करोगे, तो उसने बोला अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा। उसके बाद है बत्तख घर बनाने के लिए क्यों तैयार हुई, तो उसका अकेले जी नहीं लगता था, उसने घर की छत के लिए घास चुनकर लाने का काम चुना। ठीक है। उसके बाद है मियाँ मुर्ग सुबह सवेरे कौन सा गीत गाते थे, तो नींद से जागो नींद से जागो कुकड़ुकू भाई कुकड़ुकू, काम को जाओ कुकड़ुकू भाई कुकड़ुकू। ठीक है। तो ये जान पहचान हिस्सा अव्वल जो बुक एनसीईआरटी की, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ये उन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हैं। एस्टेट के सिलेबस में जो सिर्फ 4 ही चैप्टर जो है वो 6th क्लास से 4 चैप्टर हैं। उसके बाद 7th क्लास की जो जान पहचान हिस्सा 2 में उससे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। फिर 8, 9, 10th इनसे भी जान पहचान की जो तीसरा, चौथा, 5वां हिस्सा जो है इनसे भी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो आगे आगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो हर क्लास के आगे बढ़ते जाएंगे। ये जान पहचान बुक हिस्सा अव्वल के सारे क्वेश्चंस हैं। तो एस्टेट का जिनका एग्ज़ाम है वो थियरी ऊपर है, आप वो देख सकते हैं। और बीपीएससी टीआर 4 की जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ज़रूर जो है इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अभी से अभी टाइम है, अभी से आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6th क्लास से लेकर 12th तक की, जो भी जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो अच्छी प्रिपरेशन करें, तो यहाँ से भी जो स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी ये देख सकते हैं। तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास लेकर 12th तक की, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर वो जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती वो रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से जारी रखिए और दुआ में बहुत याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।